Hello everyone, this is the second part of our previous video and you can find the link in description. So let's start the video with introducing our topic. पिछली वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे और हमारा टारगेट 120 क्वेश्चंस का था, जिसमें हमने 42 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम 43 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये अगेन अगर मैं बताऊं तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जिनका डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अब वो स्टेट लेवल एग्जाम्स भी हो सकते हैं और CUET PG हिस्ट्री भी हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर्स या फिर नेट UGC वगैरह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन ए काकनाम, ऑप्शन बी वेत्रवती, ऑप्शन सी बेस नगरी, ऑप्शन डी दशपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए काकनाम। तो हमने कल भी डिस्कस किया था सांची के बारे में। तो सांची का स्तूप बहुत पॉपुलर है और जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था और हमें ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है ये। तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पे बेसिकली 3 स्तूप है, जिसमें से जो सबसे मेन है, जो पहला स्तूप है वो है प्रधान स्तूप, दूसरा स्तूप है वो है अशोक के धम महापत्रों के अवशेष वहां पे है, और जो तीसरा है वो है सरीपुत्र और मेदगलायन के भस्म पात्र वहां पे है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 44th क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मतलब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है कुशीनगर और ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। इनको हमें दूसरे जो सूची है उससे मैच करना है। तो ऑप्शन ए इसमें जो है, ऑप्शन ए वो है धमेक स्तूप, ऑप्शन बी घोषिताराम मठ, ऑप्शन सी राणाभर स्तूप, ऑप्शन डी सहेत महेत। तो अगर हम देखें, कौशाम्बी को हमें रिलेट करना है घोषिताराम मठ से, कुशीनगर को हमें रिलेट करना है राणाभर स्तूप से और सारनाथ को हमें रिलेट करना है धमेक स्तूप से और श्रावस्ती को हमें रिलेट करना है सहेत महेत से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है गया, ऑप्शन 2 कपिलवस्तु, ऑप्शन 3 कुशीनगर, ऑप्शन 4 लुम्बिनी, ऑप्शन 5 सारनाथ और ऑप्शन 6 श्रावस्ती। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताना है कि अशोक ने जब अपनी यात्रा करी बुद्धिज्म अपनाने के बाद में, तो वो कहाँ कहाँ पे गए, उसको सीरियल वाइज आपको लगाना है। तो सबसे पहला जो क्रम है वो सबसे पहले गए थे लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर वो गए थे कपिलवस्तु, उसके बाद वो गए बोध गया, उसके बाद गए सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद गए श्रावस्ती। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, यानी कि इसको सीरियल वाइज आपको लगाना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो इनमें से कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ नहीं गए थे। इसमें से वो कोई भी दूसरे एरिया का नाम आपको दे सकते हैं, तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्राकृत। तो अशोक के जितने भी अभिलेख थे मोस्टली प्राकृत और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। नहीं, एक्चुअली प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जितने भी थे अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और
केवल 2 ही उनके ऐसे अभिलेख थे जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। पहला था शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख, सिर्फ यही 2 थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शाहबाजगढ़ी। अभी हमने बताया कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यही 2 ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अदरवाइज जितने भी है वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक के बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे। 48, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? यानी कि जितने भी पत्थरों पर शिलालेख मिले हैं उसमें सबसे प्राचीन जो था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 49, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन ए पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन बी मोहरों पर, ऑप्शन सी स्तंभों पर, ऑप्शन डी सिक्कों पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पत्थरों की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थरों की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था, आप ये याद रखिएगा। और इस कार्य को संपादित करने वाले जो प्रथम विद्वान रहे वो सर जेम्स प्रिंसेप थे, जो सबसे पहले जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। वो जो विद्वान रहे वो सर जेम्स प्रिंसेप ही थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, आपको ये नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अगेन ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए बूलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी कॉर्डरी गटन। तो इसका जो राइट आंसर है आपने एज्यूम भी कर लिया होगा, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगेन ये क्वेश्चन है ताकि आपको याद हो जाए। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी जॉर्ज व्यूलर ने, ऑप्शन सी विसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन डी अहमद हसन दानी ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 52, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी एच दानी, ऑप्शन सी व्यूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अगर ये है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा या फिर ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो जेम्स प्रिंसेप है। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अभी तक इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 54, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज व्यूलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी विलियम जॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस किस वे में पूछा गया है। तो आप अब इनको करने के, इनकी प्रैक्टिस करने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सच्ची में सभी आंसर्स पता चल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 55, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी अरमाइक लिपि में, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि में। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसके पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में जो हमें दो अभिलेख मिले थे, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों ही ब्राह्मी में ना आकर खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से मिले हैं। ये पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग से मिले हैं, खरोष्टी लिपि में। जो सिर्फ दो ही अभिलेख है जो अशोक के खरोष्टी लिपि में, मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। क्वेश्चन नंबर 56, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ऑप्शन ए नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन बी अनुराधापुर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी मास्की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुराधापुर। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। तो ये जो लोकेशन है ये श्रीलंका की है। आपको इसको याद रखना है कि यहाँ के कुछ स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार है, पीपर हवा, सोहगोरा और महास्थान। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंद नगरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी खरोष्टी। तो देखा जाए प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है और इसे पढ़ने का जो श्रेय है वो मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन एंड कनिंघम को दिया गया है। ठीक है, और ये लिपि मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं और लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी नंद नगरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी धर्मकृति, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रियदर्शी। तो अशोक के अभिलेखों में बहुत सारी जगह पे अशोक शब्द की जगह देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं में प्रिय होने वाला या फिर देखने में सुंदर देवनाम जैसा होने वाला, तो ये सभी शब्द जो है ना वो अशोक के लिए यूज किए गए कि उनको ये सब उपाधियां मिली हुई थी। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, आप उनसे इसको याद कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकृति और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 61, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अशोक। अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है उनके अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। हमें गलत ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन ए इनमें से इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन बी ये अखंड है, ऑप्शन सी स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है और ऑप्शन
डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो जो इसका आंसर है जो गलत है इसमें से वो है ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यानी कि जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो सब सही है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक या फिर राजा अशोक उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए कंगन हल्ली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन डी शाहबाज गढ़ी, ऑप्शन डी सोहगौरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कंगन हल्ली। तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगन हल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक की रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे रान्यो अशोक या फिर राजा अशोक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रूमनदेई, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन डी मास्की। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी मास्की। तो अगर हम देखते तो अशोक के 40 से भी ज्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से मास्की, गुर्जरा, नैतूर और उडेगोलम यही कुछ ऐसे लेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम लिखा मिलता है। अदरवाइज सब में उनकी उपाधियों के द्वारा उनको पहचाना गया, जैसे देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी, इस टाइप के वर्ड्स के यूज किया गया। बट कुछ है जैसे मास्की, गुर्जरा, नैतूर, उडेगोलम, इन अभिलेखों में उनको अशोक के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी रूमनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। अभी हमने बताया मास्की, गुर्जरा, नैतूर और उडेगोलम यही 4 ऐसे हैं जहाँ पे अशोक शब्द से संबंध मतलब है अभिलेखों का। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा में, ऑप्शन बी अहरोरा में, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए गुर्जरा में। क्वेश्चन नंबर 67, अशोक का रूमनदेई स्तंभ संबंधित है ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, ऑप्शन डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से। तो हम देखें हमें पता है अशोक का जब राज्य अभिषेक हो चुका था और उनके राज्य अभिषेक को 20 वर्ष हो चुके थे तब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी थी। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे एक शिलालेख है रूमनदेई लघु स्तंभ लेख। तो ये उन्हीं से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जब अशोक यहाँ पर जब उन्होंने यात्रा करी थी लुम्बिनी की तो यहाँ से कुछ जो भू राजस्व है वो भी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 68, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेखन किया गया है कहाँ स्थित है? तो अब यहाँ पे लोकेशन पूछी जा रही है आपकी शिलालेखों से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी शिलालेख हैं उनकी लोकेशन और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है ये आपको एक बारी जो है बुक से पता कर लेना चाहिए। और अगर आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप बेशक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन सी राजस्थान के जयपुर जिले में, ऑप्शन डी बिहार के चंपारण जिले में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो अशोक का नामोल्लेखन करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ,
ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो भाब्रू यानी कि बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 70, कालसी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बौद्ध चैत्यों हेतु, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन डी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। और कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। तो इसकी लोकेशन आप याद कीजिएगा कि कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। और कालसी एक ऐतिहासिक महत्व के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक के शिलालेख वहां पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी कलसी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है कलसी, कालसी। क्वेश्चन नंबर 72, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट में है? ऑप्शन ए शिलालेख फर्स्ट, ऑप्शन बी शिलालेख सेकंड, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन डी शिलालेख 13। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी शिलालेख 13 यानी 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन सी हेनसांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 13वें शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। ये वही युद्ध था जिसमें बहुत ज्यादा हत्याएं देखकर अशोक ने युद्धों का त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए शिलालेख 13th, ऑप्शन बी शिलालेख 12th, ऑप्शन सी स्तंभलेख 7th, ऑप्शन डी भाब्रू लघु शिलालेख। तो जो इसका आंसर है राइट वो है ऑप्शन बी शिलालेख 12th यानी कि 12वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक कितने धार्मिक सहिष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अशोक। तो प्रस्तुत पंक्तियां मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 76, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख और दूसरा और 14वां शिलालेख। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यानी कि दूसरा और 13वां शिलालेख जो है संगम राज्य यानी कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र के बारे में हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी
सत्यपुत्र, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी सातवाहन, क्योंकि हमें सिर्फ चोल, पांडे और सत्यपुत्र और केरलपुत्र इन्हीं से रिलेटेड उनके अभिलेखों में जानकारी मिलती है। सातवाहन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक है? ऑप्शन ए साइरून, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मकदूनिया, ऑप्शन डी सीरिया। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मिस्र। तो जो टोलमी फिलाडेल्फस है वो मिस्र से थे। क्वेश्चन नंबर 79, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी कोरिन्थ, ऑप्शन सी मैसिडोनिया, ऑप्शन डी सीरिया। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिस्र। तो जो तुर्मे था वो मिस्र से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो जिसका राइट आंसर है वो है मौर्य। तो मौर्य थे जिनका दूर दूर के विदेशों में भी इनके संबंध